हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंडियन पॉलिटी की रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम एम लक्ष्मीकांत से सारे पार्ट्स कवर करने वाले हैं। ये जो सीरीज़ है वो पॉलिटी के लिए रिवीजन के लिए सीरीज़ है। जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उनके लिए रिवीजन सीरीज़ हो जाएगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, एग्ज़ाम टाइम में पढ़ना है, जल्दी कवर करना है, तो उनके लिए ये सीरीज़ है। ठीक है, इसमें हम A to Z जो भी पॉलिटी में है वो हम कवर करेंगे। इस सीरीज़ को पढ़ने के बाद और देखने के बाद मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी के वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान से लेक्चर सुनिएगा। आपको सारे आर्टिकल मैं बार बार रिवाइज़ कराऊंगी, जिससे आपके जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं वो आपके रिवाइज़ हो जाएंगे। ठीक है, और जो भी पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंपॉर्टेंट जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं उनको मैं स्पेशली प्रेशर देके आपको रिकॉग्नाइज़ कराऊंगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैं जो कवर कर रही हूँ वो लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन है। आप 5th एडिशन अगर आपके पास है तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। मैं बुक से ही आपको पूरा रिवाइज़ कराऊंगी, और उसमें जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको हाईलाइट कराऊंगी, और हर चैप्टर का मैं आपको उसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ने लायक है, वो सारा आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बुक को स्टार्ट करने के पहले ये आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जिसमें हम सिर्फ मैं आपको बताऊंगी कि हम लोगों को इस बुक से क्या क्या कवर करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को कवर करना है, ठीक है, तो हम पार्ट 1 में हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में बताया है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके पीछे क्या क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। जैसे कि हमको पता है कि हमारी इंडिया में ब्रिटिशर्स ने रूल किया है, तो उन्होंने जब जिस टाइम पे रूल करना स्टार्ट किया था तो उन्होंने कुछ फ्रेमवर्क बनाए थे कि कैसे इंडिया को चलाना है, कैसे उनको रूल करना है। तो उस वहाँ के भी कुछ पॉइंट्स धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस हुए हमारे यहाँ पे, अलग अलग, मतलब जैसे कांग्रेस आई तो कांग्रेस ने बहुत सारी डिमांड की, बहुत सारे मूवमेंट होते थे उसके हिसाब से डिमांड होती थी। जैसे डोमिनियन स्टेटस की डिमांड हुई, उसके हिसाब से क्या चेंज किए। और उसके भी पहले जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी इंडिया में रूल करती थी तो पूरी इंडिया को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या क्या रूल बनाए थे। जैसे कमर्शियल अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया था, पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया था। ठीक है, और वो कौन कौन सी नई अगर आपने हिस्ट्री कवर किया तो आपको वो समझ में आएगा कि पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में वो क्या रिफॉर्म्स लेके आए थे। फिर कैबिनेट मिशन में क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस एक्ट में उन्होंने क्या दिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिसके ऊपर हमारा बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ से कॉपी किया गया है, वो सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। उसके बाद हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे था। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुआ करती थी, उन्होंने बहुत सारा डिस्कस किया आपस में। जैसे फंडामेंटल अलग अलग कंट्री की बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी थी, हमारी कंट्री के लिए अच्छी थी, वो उनको क्या किया, वहाँ से उठा के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा। जैसे फंडामेंटल राइट्स है वो यूएसए से लिए, फंडामेंटल ड्यूटी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली, और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो ब्रिटेन से लिया। ऐसे अलग अलग कंट्री से जो उनकी अच्छी चीज़ें थी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई। तो ये किसने किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था। ठीक है, और इसके क्या क्या क्रिटिसिज्म होते हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सेलिएंट फीचर्स क्या है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के। जैसे लेंदियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स है, यूनिटरी फीचर है, ठीक है, फेडरल फीचर भी है। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और फिर क्या क्रिटिसिज्म होता है हमारा इनका, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर प्रीएम्बल के बारे में देखेंगे कि प्रीएम्बल क्या होता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, प्रीएम्बल पार्ट है कि नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर 5th हम देखेंगे यूनियन और इट्स टेरिटरी। कौन सी जो टेरिटरी है वो यूनियन के अंडर में आती है, कैसे हम एक स्टेट को डिवाइड करके दूसरा स्टेट बना सकते हैं, वो किसके पास में वो पावर है, किससे हम टेरिटरीज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं। और हमारे आज जो 28 स्टेट्स और 9 यूटीज़ हैं, अब 28 स्टेट और 9 यूटीज़ है जम्मू कश्मीर का बाइफर्केशन होने के बाद, तो वो कैसे हैं, उनको किस आर्टिकल के थ्रू हम डिवाइड कर सकते हैं और किसके पास ये पावर होती है, उसके बारे में देखेंगे। फिर सिटीजनशिप के बारे में देखेंगे कि कौन हमारी इंडिया का सिटीजन बन सकता है अगर वो इंडिया में बॉर्न एंड ब्रॉट अप नहीं हुआ है तो, और क्या हम करेंगे तो हमारी सिटीजनशिप चली जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, उसके बारे में देखेंगे। सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हमको कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, वो क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेट क्या होता है, लॉ क्या होता है, राइट टू इक्वालिटी क्या होती है, राइट टू फ्रीडम क्या होता है, ये सारे जो राइट्स हैं, रिट्स क्या होता है, इसके बारे में हम फंडामेंटल राइट्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी राइट टू प्रॉपर्टी की क्या पोजीशन है उसके बारे में
हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्या क्रिटिसिज्म किया जाता है फंडामेंटल राइट्स को, इतने अच्छे राइट्स है फिर भी उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, तो क्या रीज़न है और इनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको DPSP भी बोला जाता है। ये जो है वो स्टेट को डायरेक्शन देती है कि कैसे आपको फ्यूचर के लिए पॉलिसी बनानी है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसके ऊपर पॉलिसीज़ बना सकती है, उसमें उसके प्रोविजन जैसे DPSP में रखे गए हैं, ठीक है। अब इसके भी क्या क्रिटिसिज्म होते हैं, क्या यूटिलिटी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल की, फिर कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं फंडामेंटल राइट और DPSP में, वो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटी। हमने फंडामेंटल राइट देख लिए, स्टेट की पॉलिसी बनाने का उनको राइट देख लिया। अब हमारी भी कुछ ड्यूटी बनती हैं, वो हमको कौन बताएगा। तो स्टार्टिंग से थी कॉन्स्टिट्यूशन में या नहीं थी, किसने रिकमेंड की थी, उसके बारे में हम देखेंगे। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और क्यों इनका क्रिटिसिज्म किया जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कैसे, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था वो 1947 में बनाया गया था, और 1947 से 2020 तक ऐसा तो नहीं है कि उस टाइम जो बनाया गया है, जो लिखा गया है, वो हमेशा कंडीशंस वैसे ही चलती रहेंगी, वैसा ही क्राइम चलेगा, वैसे ही लोग चलेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को टाइम टू टाइम अमेंड करने का राइट भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया है, जिसको हम अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जिसमें प्रोसीजर बताया है कि कैसे आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, कौन कौन से टाइप के अमेंडमेंट होते हैं। मेन 3 टाइप के अमेंडमेंट्स होते हैं। जिन्होंने पॉलिटी पढ़ा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताए, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो मेरे साथ बने रहे, हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर क्रिटिसिज्म क्यों होता है अमेंडमेंट प्रोसीजर का, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर बेसिक स्ट्रक्चर, इसके लिए एक लैंडमार्क केस आया था, केशवानंद भारती केस 1973 का, उसमें बताया था बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसको भी हम देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कैसे आया और उसके क्या क्या एलिमेंट्स हुआ करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, ये तो पार्ट फर्स्ट हो गया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है। अब दूसरा जो पार्ट है वो है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में पहले तो एक आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम, लेकिन हमारी इंडिया में जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है। अब इसी को क्यों हमने एक्वायर किया, क्यों प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम को हमने एक्वायर नहीं किया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या मेरिट्स हैं इसके, क्या क्या डीमेरिट हैं, और क्या रीज़न है इसको अडॉप्ट करने के, और डिस्टिंक्शन मतलब इंडिया और यूके, क्योंकि हमने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है वो ब्रिटिश का मॉडल है, तो वहाँ के और हमारे इंडिया के जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर फेडरल सिस्टम क्या होता है, फेडरल फीचर्स क्या होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। फेडरल फीचर्स जैसे हमारा सेंटर जो होता है वो अलग काम करता है, और हर स्टेट की अलग अपनी अपनी मशीनरी होती है, तो अलग अपना अपना लॉज बनाती हैं स्टेट के अंडर में, तो वो एक फेडरल फीचर है। यूनिटरी फीचर्स क्या है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए सेम है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ये सब हमारे यूनिटरी फीचर्स हैं। क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे हम फेडरल सिस्टम का। फिर सेंटर और स्टेट के बीच में क्या रिलेशंस होते हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशंस होते हैं आपस में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल रिलेशन क्या होता है, ट्रेड कैसे करते हैं सेंटर और स्टेट, उसके बीच में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इंटर स्टेट रिलेशन। इंटर स्टेट मतलब 2 स्टेट के बीच में कैसे रिलेशन चलते हैं। जैसे वाटर डिस्प्यूट होता है, बहुत सारी रिवर होती है, ऐसा तो नहीं है कि एक ही स्टेट से रिवर ओरिजिनेट हुई और उसी में ख़त्म हो जाती है। बहुत सारी रिवर ऐसी है जो 2 से ज़्यादा स्टेट से पास होती है, तो उसके वाटर को लेकर डिस्प्यूट होता रहता है। जैसे आपने बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुना होगा कावेरी वाटर डिस्प्यूट, ठीक है, वो चलता रहता है। फिर और भी जैसे इंडस रिवर वाटर डिस्प्यूट, वो तो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो चलता रहता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग वाटर डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं, जिसमें वाटर शेयरिंग के लिए कि किसका वाटर किस स्टेट को ज़्यादा मिलना चाहिए, किसको कम मिलना चाहिए, इसके ऊपर जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो इसमें आते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल्स आती हैं। पब्लिक एक्ट क्या होता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कुछ चीज़ें जा रही है, जैसे कोई स्टेट है जहाँ पे किसी चीज़ की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अच्छा है, जैसे कहीं पे राइस बहुत अच्छा होता है, कहीं है जहाँ पे गन्ना मतलब जैसे शुगर केन है उसकी खेती अच्छी होती है, तो एक दूसरे से चीज़ एक्सचेंज करेंगे, तो ट्रेड करेंगे, तो टैक्सेस कैसे लगेंगे उसके बारे में लिखा हुआ है। फिर आता है हमारा एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो है इमरजेंसी प्रोविजन्स। इसमें हमारी 3 इमरजेंसी होती है, एक नेशनल इमरजेंसी, एक प्रेसिडेंट रूल जिसको स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, एक फाइनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आती है हमारी आर्टिकल 352 में, प्रेसिडेंट रूल आता है 356 में, फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है 360 में। इनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इनको क्यों क्रिटिसाइज़ किया जाता है
रहता है, इसके बारे में भी हम इसी इमरजेंसी प्रोविज़न में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हमको क्या करना है, ये जो पार्ट 3 से स्टार्ट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्ट 4 में है स्टेट गवर्नमेंट। तो हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे, पहले साथ साथ में डिस्कस करेंगे। एक साइड हम सेंट्रल हमारा ले लेंगे, साथ में हम स्टेट को भी कवर करते जाएंगे, जिससे रिवीजन में भी याद रहे और चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब मेमोराइज हो जाए आपको। जैसे हम अगर सेंट्रल में प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं तो हम स्टेट में गवर्नर भी पढ़ लेंगे साथ में, दोनों के ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बस प्रेसिडेंट का थोड़ा पावर ज़्यादा होता है क्योंकि वो सेंट्रल लेवल पे होता है, गवर्नर का स्टेट लेवल का होता है, ठीक है। फिर पीएम पढ़ेंगे तो पीएम की क्या पावर्स होती हैं, फिर सीएम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, लोकसभा राज्यसभा। तो स्टेट में हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो सेंटर की होती है उसमें कौन होता है, और स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की क्या पावर होती है, कैबिनेट कमिटीज़ क्या होती हैं। और लेकिन सिर्फ सेंटर में एक ये ज़्यादा है वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस, जो कि स्टेट गवर्नमेंट में नहीं होता है। फिर प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे कि अपॉइंटमेंट कैसे लेता है, उनको ओथ कौन दिलाता है, उनके पावर्स क्या होते हैं, उनका रोल क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है उनका प्रेसिडेंट के साथ। फिर सेंट्रल की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से मिनिस्टर्स को लिया जाता है, उनको ओथ कौन दिलाता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। फिर कैबिनेट कमिटीज़ क्या होते हैं, उसकी फीचर्स क्या है, कैबिनेट कमेटी में कौन कौन होता है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में हम देखेंगे 2 हाउस होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा में कैसे इलेक्शन होते हैं, क्या क्या ड्यूरेशन होता है, उनके मेंबरशिप कैसे आते हैं, कौन कौन उनका जो प्रिसाइड करता है मीटिंग्स को, वो कौन होता है, स्पीकर जैसे लोकसभा में होता है, राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट उसको करता है, चेयरमैन उसको बोलते हैं, ठीक है। सेशंस कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जॉइंट सिटिंग क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बजट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सेम राज्यसभा के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, मतलब जो इतने सारे लीडर्स पॉलिटिशियन जो वहाँ पे जाके काम करते हैं, उनके क्या क्या प्रिविलेज दिए गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसी कमिटीज़ बनती है अलग अलग वर्क करने के लिए, वो क्या होते हैं, फोरम्स क्या होते हैं डे टू डे वर्क करने के लिए, पार्लियामेंट्री ग्रुप क्या होते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, वो है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में हम पढ़ेंगे इसका कंपोजिशन क्या होता है, अपॉइंटमेंट क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, जजेस का टेन्योर क्या होता है, एक्टिंग, अडॉक और रिटायर्ड जज कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंस कैसे होता है, ये सब कुछ। फिर जुडिशियल रिव्यू के बारे में पढ़ेंगे कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है जुडिशियल रिव्यू या नहीं रखा गया है, क्या क्या स्कोप होता है जुडिशियल रिव्यू, उसके बारे में हम देखेंगे। फिर देखेंगे हम जुडिशियल एक्टिविज़म क्या होता है। तो जुडिशियल एक्टिविज़म, जुडिशरी जब ज़्यादा पावरफुल हो जाती है तो वो कैसे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है, उसमें उसको हम जुडिशियल एक्टिविज़म में देखेंगे। फिर हम देखेंगे PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये इसका मतलब क्या होता है, ये किसके लिए लगाई जाती है, क्या क्या फीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और स्टेट गवर्नमेंट का तो मैंने बता दिया, हम साथ साथ में डिस्कस करते जाएंगे। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर, सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट डिस्कस हो जाएगा। ट्रिब्यूनल्स, ये ट्रिब्यूनल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको पार्ट 14A में ऐड किया गया है अमेंडमेंट के थ्रू। तो इसके बारे में हम देखेंगे। 2 तरह के ट्रिब्यूनल्स होते हैं, एक तो कैट होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, और एक होते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। फिर आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, जैसे नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, लोक अदालत क्या होती हैं, फैमिली कोर्ट्स क्या होते हैं, ग्राम न्यायालय क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अब स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, कुछ स्टेट के लिए स्पेशल प्रोविजन दिए, जैसे महाराष्ट्र गुजरात को दिया है, नागालैंड को दिया है, आसाम मणिपुर को दिया है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को दिया है, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, इनके जो स्पेशल प्रोविजंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसको अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया है, वो है पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी। 73rd अमेंडमेंट एक्ट और ये 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर यूनियन टेरिटरीज और उसके स्पेशल एरियाज़ क्या होते हैं, ठीक है। इसमें मेन जो है हमको स्पेशल प्रोविज़न ऑफ दिल्ली के बारे में पढ़ना है, और एडवाइजरी कमेटी कौन होती है जो यूटीज़ के बारे में एडवाइस करती है। फिर शेड्यूल ट्राइबल एरियाज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है। शेड्यूल एरिया अलग होते हैं, ट्राइबल एरियाज़ अलग होते हैं, उन दोनों के बारे में।
फिर आती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती हैं? जो बॉडीज़ ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उनके लिए आर्टिकल लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बोलते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 324 मेंशन किया गया है कि आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसका क्या कंपोजिशन है, वो कैसे इंडिपेंडेंट है, उसकी पावर एंड फंक्शन क्या है, उसका मिशन और प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। यूपीएससी जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके बारे में भी आर्टिकल में मेंशन किया है, आर्टिकल 315 में। ठीक है, क्या क्या रिमूवल प्रोसेस होती है, इंडिपेंडेंसी कैसे होती है, फंक्शंस क्या होता है, लिमिटेशन क्या होती है। ऐसे ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आता है, फिर फाइनेंस कमीशन आता है, आर्टिकल 280 में आता है। इसके कंपोजिशन क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, इसके एडवाइजरी रोल क्या होता है। फिर एक नया अभी आया है जो अभी रिसेंटली 2017 में ऐड किया गया है, जीएसटी काउंसिल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। इसका भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल आया है, इसलिए इसको अब कौन सी बॉडी बोलते हैं? हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये अभी नया आया है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पहले से था, 2003 में उनको ऐड किया गया था, और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास 2019 में इसको ऐड किया गया है। ठीक है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए स्पेशल ऑफिसर होता है, वो क्या होता है? कैग क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या होता है? इसका आर्टिकल अगर आपको याद हो तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है? लीगल एडवाइज़र होता है गवर्नमेंट, और सबसे हाईएस्ट लॉ अथॉरिटी होती है। इसके क्या क्या पावर्स है, इसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, इसके क्या राइट्स हैं, क्या लिमिटेशंस है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर जैसा कि अटॉर्नी जनरल सेंट्रल लेवल पे होता है, वैसे एडवोकेट जनरल होता है वो स्टेट लेवल पे होता है, तो इसके बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो मैं इसको सारे एक साथ आपको ले लूँगी, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल है, किसके क्या पावर्स है, कौन क्या वर्क करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर आती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ऐसी बॉडीज़ जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन उनको एक लॉ की दो होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। एक होती है स्टैट्यूटरी बॉडी, एक होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब पार्लियामेंट में प्रॉपर उसका लॉ पास करके उस बॉडी को बनाया गया है। एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो उसको एग्जीक्यूशन के थ्रू, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के थ्रू लेके आई है। जैसे नीति आयोग, नीति आयोग के लिए कोई स्टैट्यूटरी नहीं है, वो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, उसको सिर्फ एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब कैबिनेट कमेटी, हम आगे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, उसमें उन्होंने सिर्फ पास किया। जैसे प्लानिंग कमीशन थी, तो प्लानिंग कमीशन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, तो नीति आयोग उसी को रिप्लेस करके आया है। ठीक है, फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको लॉ के थ्रू पास किया, इसके लिए एक्ट है। फिर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, ये सब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई है। ये कौन सी बॉडी है हम इसको देखेंगे ना, ये स्टैट्यूटरी है ना एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये अपनी पावर कहीं और से डिराइव करती है, दिल्ली पुलिस से, उसके बारे में देखेंगे। लोकपाल और लोकायुक्ता, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके लिए अन्ना हजारे मूवमेंट हुआ था जिसके थ्रू इसको एक प्रॉपर लॉ के थ्रू पास किया गया। ठीक है, फिर आती है हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये क्या होता है? ये बनाई गई थी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कब बनाई गई थी अगर आपको याद हो तो हमारे यहाँ पे मुंबई अटैक हुआ था, उसमें जब वो पाकिस्तान, किसी ने 26/11 देखे तो उसको पता होगा, 26/11 अटैक हुआ था हमारी इंडिया में, जिसमें एकदम से टेरर अटैक हो गया था, बहुत ज़्यादा मतलब लोग मर गए थे। तब उसके लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई गई थी, जो क्या करती है, मेन जो टेरर अटैक्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करती है, उनके लिए एक अलग इंडिविजुअल बॉडी बनाई गई। फिर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं डिज़ास्टर को लेके। फिर इसके अलावा अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन में आते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आती हैं। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस आती हैं, कितनी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, इसमें आपको पता चलेगा कि जिस लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि हिंदी जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो उसका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इंग्लिश जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी को हम बनाने वाले हैं, क्योंकि हिंदी को क्यों नहीं बनाया है वो भी हम डिस्कस करेंगे। नॉर्थ में अलग चलता है, साउथ में अलग चलता है, इस वजह से। पब्लिक सर्विसेज क्या होती है, राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ क्या है गवर्नमेंट की, स्पेशल प्रोविज़न क्या है रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर पॉलिटिकल डायनेमिक्स में पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है, उनको
कैसे हम किसी पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिलता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रीजनल पार्टीज़ क्या होती है, उनका क्या रोल होता है, इलेक्शन क्या होता है, इलेक्शन लॉज क्या होते हैं, कौन कौन से लॉ के थ्रू इलेक्शन, रिफॉर्म्स क्या होते हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए हैं 1947 से लेके अभी तक, वोटिंग बिहेवियर के बारे में हम देखेंगे। कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, एक नया टाइप का गवर्नमेंट सिस्टम आया था, मेजॉरिटी अगर किसी की नहीं होती है तो फिर 2-3 पार्टी आपस में कोएलिशन कर लेती हैं, मतलब साथ में दोस्ती करके फिर पार्टी बनाती है वैसा। और फिर आएगा एक एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, इसके क्या प्रोविज़न है, इसको कब ऐड किया गया था, 91st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2003 में ऐड किया गया था। और इसके लिए एक शेड्यूल भी ऐड किया गया है, 10th शेड्यूल, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। फिर प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉरेन पॉलिसीज़ क्या होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लक्ष्मीकांत का सिलेबस ख़त्म हो जाता है। तो हम मेन जो चीज़ें हैं हम वो डिस्कस करेंगे, जिनसे क्वेश्चन मैक्सिमम 90% क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वो सारा पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, A to Z सब कुछ हम इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जगह जो पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो शेड्यूल है, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हमारा पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।